तुम्हारे अपने पसंदीदा बुकमार्क समरी चैनल में स्वागत है। अगर तुम्हें हमारी बुक समरी पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो अब शुरू करते हैं। किताब का नाम है एटीट्यूड इज एवरीथिंग और इसे लिखा है जेफ केलर ने। जेफ केलर खुद अपनी जिंदगी में एक समय बहुत परेशान थे। वो वकील थे, लेकिन उन्हें अपनी जॉब से न तो खुशी मिल रही थी और न ही सुकून। रोज की जिंदगी बस शिकायतों और टेंशन से भरी हुई थी। लेकिन फिर उन्हें समझ आया कि असली दिक्कत उनकी नौकरी नहीं बल्कि उनकी सोच है। उन्होंने पॉजिटिव सोच अपनाई, मोटिवेशनल किताबें पढ़ी और अपने रवैये को बदलना शुरू किया। नतीजा ये हुआ कि उनका करियर ही बदल गया और वो मोटिवेशनल स्पीकर और लेखक बन गए। इस किताब में वो तुझसे वही बातें शेयर करते हैं जो उन्होंने अपनी जिंदगी से सीखी। उनका कहना है कि एटीट्यूड यानी हमारा नजरिया ही हमारी पूरी जिंदगी तय करता है। अगर सोच पॉजिटिव होगी तो जिंदगी आसान और खुशनुमा लगेगी, और अगर सोच नेगेटिव होगी तो हर चीज बोझ लगेगी। चैप्टर 1, तुम्हारा एटीट्यूड तुम्हारा जीवन बनाता है। लेखक शुरुआत में यह समझाता है कि जीवन वैसा ही बनता है जैसी सोच होती है। अगर दिमाग में हमेशा चिंता, डर और नकारात्मक बातें चलती रहेंगी तो जीवन भी वैसा ही अनुभव होगा। लेकिन अगर सोच सकारात्मक होगी, उम्मीदों और अवसरों पर ध्यान होगा तो जीवन बेहतर दिखाई देगा। एटीट्यूड को ऐसे समझना चाहिए जैसे ये स्टीयरिंग हो। जैसे गाड़ी की दिशा स्टीयरिंग से तय होती है, वैसे ही जीवन की दिशा एटीट्यूड से तय होती है। उदाहरण के लिए, दो लोग एक ही समस्या का सामना करते हैं। एक सोचता है कि मेरी किस्मत खराब है, कुछ नहीं बदल सकता। दूसरा सोचता है कि स्थिति मुश्किल है, लेकिन इसका हल निकाला जा सकता है। दोनों की परिस्थितियां एक जैसी हैं, लेकिन नतीजे अलग होंगे क्योंकि दोनों का एटीट्यूड अलग है। अगर मन में यह विश्वास होगा कि सफलता मिलेगी, तो शरीर की भाषा और बोलने का तरीका भी आत्मविश्वास से भरा होगा और परिणाम अच्छे आने की संभावना ज्यादा होगी। वही अगर मन में डर होगा कि असफल हो जाऊंगा, तो चेहरे और शब्दों में भी वही डर झलकेगा। इस तरह एटीट्यूड ही पूरे भविष्य को आकार देता है। लेखक ये भी बताता है कि दिमाग में बार बार जो भी सोचा जाता है वही धीरे धीरे जीवन में सच होने लगता है। अगर लगातार समस्याओं और असफलता के बारे में सोचा जाएगा तो जीवन में वही खिंच कर आएगा। लेकिन अगर सफलता और सकारात्मक परिणाम की कल्पना की जाएगी तो धीरे धीरे उसी तरह के अवसर मिलने लगेंगे। इसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी की तरह समझा जा सकता है। सही फ्रीक्वेंसी पर गाना साफ सुनाई देता है, लेकिन गलत फ्रीक्वेंसी पर शोर ही मिलता है। एटीट्यूड वही फ्रीक्वेंसी है जिस पर पूरी जिंदगी चलती है। चैप्टर 2, अपनी सोच बदलो, दुनिया बदल जाएगी। यहां लेखक और विस्तार से समझाता है कि जब सोच बदलती है तो दुनिया का नजरिया भी बदल जाता है। हालात वही रहते हैं, लोग वही रहते हैं, लेकिन देखने का चश्मा बदल जाता है। अगर चश्मा धुंधला या गंदा होगा तो दुनिया धुंधली लगेगी, और अगर चश्मा साफ होगा तो वही दुनिया सुंदर लगेगी। एक उदाहरण है बारिश का। एक व्यक्ति कहेगा कि बारिश से ट्रैफिक जाम हो गया, कीचड़ हो गया और सारे प्लान बिगड़ गए। वही दूसरा व्यक्ति कहेगा कि बारिश आई है, मिट्टी की खुशबू कितनी अच्छी है, पौधे तरोताजा हो रहे हैं और मौसम सुहाना हो गया। बारिश तो दोनों के लिए एक ही है, लेकिन सोच अलग होने से अनुभव भी अलग हो गया। लेखक ये बताता है कि जब सोच सकारात्मक हो जाती है तो वही काम जो पहले बोझ लगता था अब सहज लगने लगता है। वही लोग जो पहले परेशान करते थे उतने बुरे नहीं लगते। और सबसे बड़ी बात यह है कि कठिन परिस्थितियों में भी अवसर दिखने लगते हैं। लेखक ये सलाह देता है कि हर स्थिति में खुद से ये सवाल करना चाहिए कि क्या मैं इसे नकारात्मक रूप में देख रहा हूं या सकारात्मक रूप में। अगर जवाब नकारात्मक हो तो सोच को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। शुरुआत में यह थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से नजर सकारात्मक पहलुओं पर टिकने लगेगी और जीवन आसान और बेहतर महसूस होगा। पहला अध्याय ये कहता है कि एटीट्यूड स्टीयरिंग है
और दूसरा अध्याय ये कहता है कि सोच चश्मा है। स्टीयरिंग सही होगी और चश्मा साफ होगा तो सफर भी आसान होगा और मंजिल भी जल्दी मिलेगी। चैप्टर 3, सकारात्मक उम्मीदें रखो। इस अध्याय में लेखक कहता है कि इंसान जैसा सोचता है वैसे ही नतीजे उसकी ओर खिंचकर आते हैं। अगर मन में बार बार ये चलता रहे कि काम बिगड़ जाएगा, लोग मजाक उड़ाएंगे या असफलता हाथ लगेगी, तो उसी सोच के कारण शरीर भी ढीला पड़ जाता है और आत्मविश्वास खो जाता है। परिणाम ये होता है कि वही डर सच में सामने आ खड़ा होता है। अब इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई छात्र परीक्षा देने जा रहा है। अगर वो ये सोचते हुए जाता है कि पक्का फेल हो जाऊंगा, तो लिखते समय दिमाग बार बार खाली हो जाएगा और सही बातें भी याद नहीं आएंगी। लेकिन अगर वही छात्र ये विश्वास लेकर जाएगा कि मैंने तैयारी की है, मुझे सफलता मिलेगी, तो दिमाग सक्रिय रहेगा और उत्तर आसानी से याद आएंगे। ये फर्क केवल उम्मीद की वजह से आता है। लेखक कहता है कि उम्मीद सिर्फ सोच नहीं होती, बल्कि ये ऊर्जा का रूप होती है। जब उम्मीद सकारात्मक होती है तो दिमाग और शरीर दोनों उसी दिशा में काम करने लगते हैं। एक आत्मविश्वासी इंसान का चेहरा, बोलने का तरीका और काम करने का ढंग अलग ही दिखाई देता है। लोग भी उसी की तरफ आकर्षित होते हैं और परिस्थितियां भी उसके लिए अनुकूल होने लगती है। इस अध्याय का असली संदेश यही है कि हमेशा सकारात्मक परिणाम की उम्मीद रखनी चाहिए। अगर असफलता भी मिले तो उसे अनुभव की तरह लेकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उम्मीद जितनी ऊंची होगी, प्रयास भी उतना ही मजबूत होगा और सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। चैप्टर 4, जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में रखो। इस अध्याय में लेखक बहुत गहरी बात समझाता है। हमें से ज्यादातर लोग अपनी परेशानियों और असफलताओं का कारण दूसरों को मानते हैं। कोई कहता है कि मेरी हालत खराब है क्योंकि सरकार ठीक नहीं है। कोई कहता है मैं सफल नहीं हो पाया क्योंकि परिवार ने साथ नहीं दिया। कोई कहता है मेरे पास संसाधन नहीं थे इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन सच तो यह है कि जब तक जिम्मेदारी खुद नहीं ली जाएगी, तब तक जीवन में बदलाव कभी नहीं आएगा। लेखक कहता है कि जीवन की स्टीयरिंग अगर दूसरों को थमा दी जाएगी, तो वे उसे जैसे चाहेंगे वैसे घुमाएंगे। लेकिन स्टीयरिंग अपने हाथ में रखकर ही मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपनी असफलता का कारण केवल बॉस या कंपनी को मानता है, तो वो हमेशा शिकायत करता रहेगा और कभी खुद को सुधारने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति ये स्वीकार कर ले कि मेरे पास भी विकल्प है, मैं नई चीजें सीख सकता हूं, मैं नई जगह कोशिश कर सकता हूं, तो उसके पास तुरंत कई रास्ते खुल जाएंगे। ये अध्याय ये भी बताता है कि बहाने बनाना सबसे आसान रास्ता है, लेकिन ये रास्ता कहीं नहीं ले जाता। असली हिम्मत यह है कि इंसान कहे मेरे जीवन का मालिक मैं हूं, जो भी है उसकी जिम्मेदारी मेरी है। जब ये सोच आ जाती है तो इंसान हालात से हारना बंद कर देता है और उन्हें बदलने की ताकत पा लेता है। इस अध्याय का सार यही है कि जीवन की बागडोर अपने हाथ में रखो, परिस्थितियों या लोगों को दोष मत दो, जिम्मेदारी स्वीकार करो और आगे बढ़ो, क्योंकि जो अपनी स्टीयरिंग खुद चलाता है वही अपनी मंजिल तय करता है। चैप्टर 5, अपने शब्दों का ध्यान रखो। लेखक इस अध्याय में कहता है कि इंसान के बोल उसके जीवन पर गहरा असर डालते हैं। जैसे सोचने से मन प्रभावित होता है, वैसे ही बोलने से माहौल और लोग प्रभावित होते हैं। अगर कोई हमेशा शिकायत करता है, बुरे शब्द बोलता है, हर बात में नकारात्मकता दिखाता है, तो उसका जीवन भी उसी तरह नकारात्मक माहौल से भर जाएगा और आसपास के लोग भी उससे दूर भागने लगेंगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि हालचाल कैसे हैं। अगर वो हर बार यही कहे कि बस मुश्किलें ही मुश्किलें हैं, जिंदगी बहुत खराब है, तो सुनने वाला भी थक जाएगा और धीरे धीरे उससे दूरी बना लेगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति मुस्कुराकर कहे ठीक हूं, धीरे धीरे सब बेहतर हो रहा है, तो सामने वाले का भी मूड अच्छा हो जाएगा। लेखक ये भी समझाता है कि बार बार बोले गए शब्द दिमाग में गहराई से बैठ जाते हैं।
अगर कोई बार बार कहे कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो दिमाग भी उसी पर विश्वास करने लगेगा। लेकिन अगर बार बार ये कहा जाए कि मैं ये काम कर सकता हूं, तो दिमाग उसी दिशा में ऊर्जा लगाना शुरू कर देगा। इस अध्याय का असली संदेश यही है कि शब्द बीज की तरह होते हैं। अगर अच्छे बीज बोए जाएंगे तो अच्छे फल मिलेंगे, और अगर बुरे बीज बोए जाएंगे तो जीवन भी वैसा ही हो जाएगा। इसलिए अपने शब्द हमेशा सोच समझ कर चुनने चाहिए। चैप्टर 6, ताकतवर भाषा का इस्तेमाल करो। ये अध्याय 5 से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहां लेखक और गहराई से समझाता है कि भाषा केवल शब्द नहीं होती, ये शक्ति होती है। शब्द इंसान की सोच को या तो कमजोर बना सकते हैं या मजबूत कर सकते हैं। लेखक कहता है कि बहुत से लोग बोलते समय ऐसे शब्द चुनते हैं जो आत्मविश्वास को कम कर देते हैं। जैसे मैं कोशिश करूंगा, सुनने में ठीक लगता है, लेकिन असल में ये शब्द कमजोर है, इसमें दृढ़ता नहीं है। ये दिमाग को भी यही संदेश देता है कि शायद ये काम पूरा ना हो पाए। लेकिन अगर वही व्यक्ति कहे कि मैं ये करूंगा, तो शब्दों की ताकत अलग ही होगी। दिमाग भी उसी पर विश्वास करेगा और शरीर उसी हिसाब से मेहनत करने लगेगा। एक और उदाहरण है जब लोग कहते हैं मेरी किस्मत खराब है या मेरे बस की बात नहीं है। ऐसे वाक्य बोलते ही इंसान खुद पर ताला लगा लेता है। लेकिन अगर वही भाषा बदली जाए और कहा जाए मैं कोशिश करके रास्ता निकालूंगा या मुझे यकीन है कि हल मिलेगा, तो हालात भी धीरे धीरे बदलने लगते हैं। लेखक इस अध्याय में यह समझाता है कि भाषा सिर्फ दूसरों को नहीं, बल्कि खुद को भी प्रभावित करती है। जब इंसान बार बार मजबूत शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वही आत्मविश्वास सफलता की ओर ले जाता है। इस अध्याय का निचोड़ यही है कि कमजोर शब्दों को छोड़कर हमेशा मजबूत और सकारात्मक भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि शब्द ही वे आदेश है जो दिमाग और जीवन को दिशा देते हैं। चैप्टर 7, दूसरों को प्रोत्साहित करो। लेखक इस अध्याय में कहता है कि इंसान का असली मूल्य सिर्फ उसकी अपनी सफलता से नहीं, बल्कि इस बात से भी तय होता है कि वो दूसरों को कितना प्रेरित और खुश करता है। अक्सर लोग दूसरों को नीचे गिराने में समय बर्बाद कर देते हैं। किसी की सफलता देखकर जलना या किसी की कोशिश का मजाक उड़ाना बहुत आसान है, लेकिन असली ताकत इस बात में है कि किसी की हिम्मत बढ़ाई जाए। मान लीजिए कोई व्यक्ति मंच पर भाषण देने जा रहा है। अगर सामने बैठे लोग उसे हतोत्साहित करें, उसका मजाक उड़ाएं, तो वो और घबरा जाएगा। लेकिन अगर वही लोग मुस्कुराकर उसका साथ दें, उसकी तारीफ करें, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और भाषण पहले से बेहतर होगा। यानी प्रोत्साहन इंसान की छिपी हुई क्षमता को बाहर लाने का काम करता है। लेखक ये भी कहता है कि जब किसी को सच्ची तारीफ दी जाती है, तो वो अंदर से खिल उठता है। ये सिर्फ शब्दों का असर नहीं होता, बल्कि दिल से निकली सकारात्मक ऊर्जा होती है। जैसे कोई बच्चा अगर पढ़ाई में थोड़ा कमजोर है और शिक्षक उसे डांटते रहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो बच्चा और डर जाएगा और पढ़ाई से और दूर भागेगा। लेकिन अगर वही शिक्षक उसे कहे कि मुझे पता है तुम कर सकते हो, बस थोड़ा और ध्यान दो, तो बच्चा उत्साहित होकर कोशिश करेगा। इस अध्याय का असली संदेश ये है कि दूसरों को गिराने के बजाय उन्हें उठाना चाहिए। हर इंसान को जीवन में किसी न किसी समय थोड़ी हिम्मत और थोड़े प्रोत्साहन की जरूरत होती है। अगर हम दूसरों की मदद करेंगे, तो ये ऊर्जा कई गुना होकर हमारे पास वापस आएगी। ये न सिर्फ रिश्तों को मजबूत बनाती है, बल्कि हमें भी अंदर से संतोष और खुशी देती है। चैप्टर 8, अभी कदम उठाओ। लेखक यहां एक बहुत महत्वपूर्ण आदत की बात करता है, काम को टालने की आदत। ज्यादातर लोग बड़े सपने तो देखते हैं, लेकिन शुरुआत करने से डरते हैं। उनके मन में हमेशा यही चलता है कि अभी सही समय नहीं है, अभी तैयारी पूरी नहीं है, या कल से शुरू करेंगे। लेकिन सच तो यह है कि कल कभी नहीं आता। अगर शुरुआत नहीं की जाएगी, तो सपने हमेशा सपने ही रहेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति फिट होना चाहता है।
वो सोचता है कि मैं अगले सोमवार से जिम जाऊंगा, या जब नए जूते खरीद लूंगा तब एक्सरसाइज शुरू करूंगा। लेकिन हर बार कोई ना कोई बहाना मिल जाता है और शुरुआत टलती रहती है। अगर वही व्यक्ति आज से 10 मिनट चलना शुरू कर दे तो धीरे धीरे आदत बन जाएगी और नतीजे भी मिलने लगेंगे। लेखक कहता है कि शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन करना जरूरी है। हर बड़ी सफलता छोटे कदमों से शुरू होती है। कोई भी महान इंसान पहले दिन सब कुछ परफेक्ट लेकर नहीं उतरा। उन्होंने बस शुरुआत की और धीरे धीरे सीखते गए। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि जब तक इंसान काम शुरू नहीं करता तब तक डर हावी रहता है, लेकिन जैसे ही कदम उठाया जाता है डर घटने लगता है और आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। ये वैसा ही है जैसे अंधेरे कमरे में बैठकर डर लगना, लेकिन जैसे ही लाइट जला दी जाती है डर गायब हो जाता है। इस अध्याय का सार यही है कि सही समय का इंतजार मत करो। परिस्थितियां कभी पूरी तरह अनुकूल नहीं होंगी। अगर सपना देख लिया है तो पहला कदम अभी उठाओ, चाहे छोटा ही क्यों न हो। वही छोटा कदम धीरे धीरे बड़ी यात्रा में बदल जाएगा। चैप्टर 9, धीरे धीरे लगातार चलते रहो। लेखक इस अध्याय में समझाता है कि सफलता किसी एक बड़े कदम से नहीं मिलती, बल्कि छोटे छोटे कदमों के निरंतर जुड़ने से मिलती है। समस्या यह है कि लोग अक्सर तुरंत बड़े नतीजों की उम्मीद कर लेते हैं, और जब नतीजे जल्दी नहीं मिलते तो निराश होकर हार मान लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति वजन कम करना चाहता है। अगर वो पहले दिन ही उम्मीद करे कि आज मैंने डाइट शुरू किया है, कल तक 5 किलो कम हो जाएगा, तो ये असंभव है। लेकिन अगर वो रोज थोड़ा थोड़ा बदलाव करे, जैसे रोज 30 मिनट चलना, खाने में सुधार करना, मीठा कम करना, तो धीरे धीरे उसका शरीर बदलने लगेगा। एक महीने में हल्का फर्क दिखेगा और साल भर में बड़ा बदलाव नजर आएगा। लेखक यहां यह भी कहता है कि धीरे धीरे काम करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इंसान का मन और शरीर दोनों नई आदत को स्वीकार कर लेते हैं। अगर कोई अचानक बहुत बड़ा बदलाव करता है तो उसका मन भी विरोध करता है और शरीर भी। लेकिन जब बदलाव धीरे धीरे होता है तो वो स्थायी बन जाता है। एक और उदाहरण ले। अगर कोई छात्र रोज केवल 20 नए शब्द सीखने का नियम बना ले तो एक साल में 7,000 से ज्यादा शब्द सीख सकता है। शुरू में 20 शब्द बहुत छोटे लगेंगे, लेकिन लंबे समय में ये एक बड़ी उपलब्धि बन जाएगी। लेखक यही कहना चाहता है कि निरंतर छोटे कदम ही बड़ी सफलता का रास्ता बनाते हैं। चाहे प्रगति कितनी भी धीमी क्यों न लगे, चलते रहना जरूरी है, क्योंकि जो लोग चलते रहते हैं वही अंत में मंजिल तक पहुंचते हैं। चैप्टर 10, मौके पहचानो और पकड़ो। इस अध्याय में लेखक बहुत महत्वपूर्ण बात करता है। अवसर सबके पास आते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि कौन उन्हें देख पाता है और कौन उन्हें खो देता है। अक्सर लोग जीवन की घटनाओं को समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। उदाहरण के लिए, किसी की नौकरी चली गई। ज्यादातर लोग इसे बदकिस्मती कहकर दुख में डूब जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे एक नए अवसर की तरह देखते हैं। वे सोचते हैं, अब मेरे पास अपने असली सपनों का काम करने का समय है। वही लोग आगे जाकर बड़ी उपलब्धि हासिल करते हैं। लेखक ये भी कहता है कि अवसर हमेशा चमकते हुए नहीं आते। कई बार वे बहुत साधारण रूप में होते हैं, जैसे कोई छोटा सा प्रोजेक्ट, किसी अजनबी से मुलाकात या कोई नई जिम्मेदारी। शुरुआत में ये चीजें छोटी लगती हैं, लेकिन इन्हीं से आगे चलकर बड़ा रास्ता बन सकता है। मान लीजिए किसी को ऑफिस में अचानक एक छोटा काम दिया गया जो बाकी लोग करने से मना कर रहे थे। अगर वो व्यक्ति उसे अवसर समझकर पूरे मन से करे तो हो सकता है कि बॉस उसे आगे किसी बड़े प्रोजेक्ट का जिम्मा दे दे। यही छोटी सी चीज आगे बड़ी सफलता की सीढ़ी बन जाती है। लेकिन अवसर पहचानना ही काफी नहीं है, उसे पकड़ने के लिए साहस भी चाहिए। बहुत बार लोग सोचते हैं, अगर असफल हो गया तो, अगर मजाक उड़ गया तो, और इसी डर में अवसर उनके हाथ से निकल जाता है। लेखक समझाता है कि अवसर हमेशा थोड़े रिस्क के साथ आते हैं,
लेकिन वही रिस्क असली प्रगति की कुंजी है। इस अध्याय का निचोड़ यही है कि सकारात्मक सोच रखने वाला इंसान परिस्थितियों में अवसर पहचान लेता है, और जो साहस के साथ कदम उठाता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। चैप्टर 11, बाधाओं को सीढ़ी बनाओ। इस अध्याय में लेखक बताता है कि जिंदगी में रुकावटें और परेशानियां हर किसी के सामने आती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उन परेशानियों को बहाना बनाकर हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हें सीखने और आगे बढ़ने का जरिया बना लेते हैं। लेखक कहता है कि समस्या असली समस्या नहीं होती, बल्कि हमारी सोच ही असली समस्या बनाती है। अगर हम हर चुनौती को एक दीवार की तरह देखेंगे तो वही रुक जाएंगे, लेकिन अगर हम उसे सीढ़ी की तरह मानेंगे तो हर बार एक कदम ऊपर चढ़ते जाएंगे। मान लीजिए किसी का बिजनेस शुरू में असफल हो गया। अब दो रास्ते हैं। पहला, वो हार मान ले और सोचे कि मैं बिजनेस के लिए बना ही नहीं हूं। दूसरा, वो इस अनुभव से सीखे कि गलती कहाँ हुई, किस जगह सुधार करना है, और दोबारा कोशिश करे। जो लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं वही आखिरकार सफल होते हैं। लेखक ये भी कहता है कि जिंदगी कभी भी पूरी तरह आसान नहीं होगी, लेकिन अगर इंसान का नजरिया सही हो तो कठिनाई भी ताकत बन जाती है। जैसे जिम में जब कोई इंसान वजन उठाता है तो मांसपेशियों में दर्द होता है, लेकिन वही दर्द शरीर को मजबूत बनाता है। उसी तरह जिंदगी की कठिनाइयां भी हमें मजबूत और अनुभवी बनाती है। इस अध्याय का सार यही है कि रुकावटों से घबराना नहीं चाहिए। हर चुनौती के पीछे कोई न कोई सीख छिपी होती है। अगर इंसान धैर्य और सकारात्मक सोच से उन्हें स्वीकार करे तो वही रुकावटें उसकी सफलता की सीढ़ी बन जाती है। चैप्टर 12, कभी हार मत मानो। ये किताब का आखिरी और सबसे प्रेरणादायक अध्याय है। लेखक कहता है कि बहुत से लोग मंजिल तक पहुंचने से ठीक पहले हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि अब और कोशिश करने का कोई फायदा नहीं और हार मानकर रुक जाते हैं। लेकिन अगर वे थोड़ा और धैर्य रखते और थोड़ा और प्रयास करते तो सफलता उनके सामने होती। लेखक यहां एक गहरा संदेश देता है कि हार मानना सबसे बड़ी हार है। असफलता तो अस्थायी होती है, लेकिन हार मान लेना स्थायी होता है। इसलिए कभी भी कोशिश करना बंद नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए हजारों बार प्रयोग किया। अगर वो कुछ सौ बार के बाद ही हार मान लेते तो दुनिया आज अंधेरे में होती। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अंततः सफलता हासिल की। लेखक ये भी कहता है कि जब रास्ता कठिन लगे, जब लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तभी असली परीक्षा होती है। वही लोग आगे बढ़ते हैं जो उस वक्त भी कोशिश करना जारी रखते हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश ये है कि अगर तुम सपनों पर विश्वास रखते हो और लगातार मेहनत करते हो तो देर-ए-बेर सफलता जरूर मिलेगी। बस हार मानना विकल्प नहीं होना चाहिए। तो किताब का आखिरी संदेश यही है कि सही दृष्टिकोण, सकारात्मक सोच, लगातार प्रयास और कभी हार न मानने वाला रवैया इंसान को उसकी मंजिल तक पहुंचा देता है। यही एटीट्यूड इज एवरीथिंग का असली सार है। इस किताब के लिए बस इतना ही। उम्मीद है तुम्हें ये समरी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मैं जल्दी ही एक और शानदार और मजेदार नई किताब की समरी लेकर फिर मिलूंगा।